हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा, आज हम लोग अपनी 12th क्लास की फर्स्ट बुक आप लोगों के लिए जो पार्टनरशिप के ऊपर है, पार्टनरशिप अकाउंटिंग के ऊपर हम वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो पार्टनरशिप अकाउंटिंग की बुक हम लोग चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। और जैसा मैंने आप लोगों को कहा था कि हम लोग कौन सी बुक फॉलो करते हैं, हम लोग बुक फॉलो करते हैं टी.एस. ग्रेवाल। तो आप सब लोग टी.एस. ग्रेवाल अपने साथ रखें और आप करंट सेशन की ही बुक ले लें, 2024 25। आप यही बुक ले लें, एक बार न्यू एडिशन आप बुक कर लें। और न्यू एडिशन के अकॉर्डिंग ही मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन का सीरियल वाइज होगा। आप उसी सीरीज में क्वेश्चन को देखते जाएंगे और मेरे साथ साथ अपने नोट्स प्रिपेयर करेंगे और अपनी क्लास को कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिर पार्टनरशिप को लेकर। पार्टनरशिप आपने कहीं ना कहीं पहले 11th क्लास में पढ़ा, बिजनेस स्टडीज के अंदर जो हमारा सेकंड चैप्टर होता था, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। वहां पे आपने पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा। तो गाइस, पार्टनरशिप क्या है? देखो, जो पहली फॉर्म ऑफ बिजनेस है वो प्रोप्राइटरशिप होती है, जहां पर एक इंडिविजुअल पर्सन अपना बिजनेस शुरू करता है। लेकिन प्रोप्राइटरशिप के अंदर दो सबसे इंपॉर्टेंट दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की लिमिटेशंस है, जो दो इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस वहां पर आती हैं। पहला, लिमिटेड कैपिटल और लिमिटेड ह्यूमन रिसोर्स। कि उस पर्सन के पास एक बहुत लिमिटेड कैपिटल होती है और उसका ह्यूमन रिसोर्स भी खुद का ही ऐसा, वो जितना खुद काम कर पाएगा उतना ही कर सकता है, और तो कोई वहां पर है ही नहीं, क्योंकि इंडिविजुअल कैपेसिटी में वो काम कर रहा है। तो इसी लिमिटेशन की वजह से एक नेक्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस हमारे सामने आया, जहां पर पार्टनरशिप की बात हुई। जिस जगह पर दो या दो से ज्यादा लोग काम कर सकते हैं, और मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ पार्टनर्स होंगे? 50 पार्टनर्स होंगे। ये आपको पार्टनरशिप एक्ट 1932 में रूल 9 में दिया है, जो मिसलेनियस कंपनीज एक्ट है वहां दिया गया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50 होते हैं। वो मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे जाकर। तो अभी हम लोग सिंपल भाषा के अंदर, सिंपल लैंग्वेज के अंदर एक साधारण तरीके से पार्टनरशिप की बात करते हैं कि पार्टनरशिप है क्या। तो इंडिया के अंदर एक इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, जो 1932 में अंग्रेजों ने बनाया था। हम उसको अभी तक फॉलो कर रहे हैं और उसके प्रोविजंस हम लोग अभी तक अप्लाई कर रहे हैं। तो वहां पर एक सेक्शन है, सेक्शन 4, जो हमें पार्टनरशिप की डेफिनेशन को बताता है। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट क्या है? हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप डीड। हम यहाँ पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप क्या होता है और पार्टनरशिप डीड क्या होती है। मेरे साथ साथ आप लोग लिखते जाओ। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4, ये सेक्शन 4 कहाँ दिया गया है? ये सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दिया गया है, जो क्या कहता है कि पार्टनरशिप मतलब साझेदारी इज डिफाइंड, उसको बताया गया है एज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। कितने पर्सन्स? टू और मोर पर्सन, मिनिमम टू, मैक्सिमम 50। तो पार्टनरशिप इज डिफाइंड एज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर, जो इस बात को एग्री करते हैं कि वो बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को आपस में शेयर करेंगे। बिजनेस के अंदर होने वाले प्रॉफिट और लॉस को आपस में शेयर करेंगे, एक एग्रीड रेशियो में शेयर करेंगे। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। या तो बिजनेस सब लोग मिलकर कैरी करेंगे, या उनमें से कुछ लोग या एक पर्सन सब लोगों के लिए एक्ट करेगा। तो सर, जो एक पर्सन सब लोगों के लिए एक्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव पार्टनर। वो हमारे लिए एक्टिव पार्टनर होता है। और वो लोग जो एक्टिवली पार्ट नहीं लेते हैं, जो एकदम से सिर्फ अपना पैसा देते हैं, और वो लोग एक्टिवली बिजनेस के अंदर पार्ट नहीं लेते हैं, उनको क्या कहा जाता था? उनको कहा जाता था स्लीपिंग पार्ट। कि वो एक्टिव रोल प्ले नहीं करेंगे, वो स्लीपिंग मोड के अंदर काम करेंगे, उनको कहा जाता है स्लीपिंग पार्टनर। ठीक, दोबारा से देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज डिफाइंड एज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। या तो सब लोग बिजनेस करेंगे, या उनमें से कुछ लोग मिलकर सब लोगों के लिए बिजनेस करेंगे, या कोई एक पार्टनर सारे पार्टनर्स के लिए काम करेगा। तो जो पार्टनर सबके लिए काम कर रहा है उसको कहेंगे एक्टिव पार्टनर, और अदर देन एक्टिव पार्टनर्स को क्या बोलेंगे? स्लीपिंग पार्टनर। गाइस, क्लियर यहाँ तक?
आगे चलते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर जो आप एमसीक्यू के लिए पढ़ लेंगे कि पार्टनरशिप एक सेपरेट बिजनेस एंटिटी है फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ। अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म दो सेपरेट लीगल एंटिटी है। पार्टनर्स अलग है, पार्टनरशिप फर्म अलग। बट फ्रॉम अ लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर। लॉ ये कहता है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है कि पार्टनरशिप फर्म और उसके पार्टनर सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, वो सेम। लेकिन अकाउंटिंग क्या कहती है, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझाया जाता है, जो हम आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी समझाएंगे कि पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म वो दोनों सेपरेट बिजनेस एंटिटी हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी है। आगे चलते हैं। अगर हम लोग पार्टनरशिप के असेंशियल फीचर्स की बात करें कि पार्टनरशिप में आपको क्या-क्या दिखाई देता है या पार्टनरशिप में कौन-कौन से फीचर्स होते हैं। पहला, 2 और मोर पर्सन, कि पार्टनरशिप में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 लोग हो सकते हैं, 50 पार्टनर हो सकते हैं। उनके बीच में एग्रीमेंट होगा, एग्रीमेंट में भी रिटन, एग्रीमेंट में भी ओरल। उनके बीच में एक लीगल बिज़नेस होगा जो वो सब लोग कर रहे हैं। म्यूचुअल एजेंसी होगी। म्यूचुअल एजेंसी का क्या मतलब है, अभी आप पढ़कर आए। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इसी को कहा जाता है म्यूचुअल एजेंसी। इसी को कहा जाता है म्यूचुअल एजेंसी। आगे, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एग्री होगी। पहले से वो डिवाइड कर लेंगे, पहले से एग्री करेंगे कि वो किस रेशो के अंदर अपने प्रॉफिट या लॉस को डिवाइड करने वाले। लाइबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड। पार्टनर्स की लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म में अनलिमिटेड। आगे चलो, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर्स का होता है, तो जो पार्टनर्स होते हैं वही मैनेजमेंट में भी होते हैं और वही बिजनेस को कंट्रोल करते हैं। रजिस्ट्रेशन, पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन अगर आप अपनी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड नहीं करते हैं या आपकी पार्टनरशिप फर्म नॉन रजिस्टर्ड होती है, तो कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं जो आपकी पार्टनरशिप फर्म को फेस करने पड़ते हैं। उन कॉन्सिक्वेंसेज की बात हम लोग बाद में करेंगे। तो लॉ ने कोई कंपल्शन नहीं लगाई है कि आप अपनी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड करें। तो आपकी अगर पार्टनरशिप फर्म नॉन रजिस्टर्ड भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नॉन रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म को कुछ कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। उन कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में हम लोग आपसे बाद में बात करेंगे। तो हमने यहाँ पर कौन-कौन से फीचर्स देखे, 2 और मोर पर्सन्स, एग्रीमेंट होगा उनके बीच में, एक लीगल बिजनेस होगा, म्यूचुअल एजेंसी होगी, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स पहले से डिसाइड होगा, लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है पार्टनर्स की, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल पार्टनर्स का होगा और रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं होता। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, पार्टनरशिप डीड। तो जब पार्टनरशिप डीड का क्या मतलब है, एक एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। पार्टनरशिप डीड अगर आप बनाए तो बहुत अच्छा, पार्टनरशिप डीड अगर आप नहीं बनाए तो और भी अच्छा। आपके ऊपर डिपेंड करता है, लॉ ने कहीं कंपल्शन नहीं करा कि आप पार्टनरशिप डीड बनाए ही बनाए, लेकिन पार्टनरशिप डीड जनरली पार्टनर्स बना लेते हैं कि उनके बीच में अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है फ्यूचर में, तो इस पार्टनरशिप डीड की हेल्प से उस डिस्प्यूट को सुलझाया जा सकता है। तो पार्टनरशिप डीड एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, जहाँ पे पार्टनर्स आपस में जब वो लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को वहां पर लिख देते हैं और उसी टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग वो अपनी फ्यूचर के अंदर बिजनेस को कंडक्ट करते रहते हैं। अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो जो पार्टनरशिप डीड में उन्होंने डिसाइड किया था उसके अकॉर्डिंग हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। पढ़ के देखते हैं। इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट which contains the terms and conditions of partnership agreement। जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है उसमें क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन लिखी गई हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस पार्टनर्स ने डिसाइड करी थी, उसके अकॉर्डिंग हम पार्टनरशिप अपनी शुरू करते थे। अ फर्म शुड हैव अ पार्टनरशिप डीड बिकॉज, पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए, यहाँ पे वर्ड लिखा है शुड, कंपल्शन नहीं। अ फर्म शुड हैव अ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड होना ठीक है। अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड है तो डिस्प्यूट के टाइम पर वो बहुत हेल्प करती है, इसलिए यहाँ वर्ड लिख दिया गया शुड। अ फर्म शुड हैव अ पार्टनरशिप डीड, क्यों, पहला रीजन, इट रेगुलेट्स द राइट्स, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टनर्स। ये हम लोगों को बताती है पार्टनर्स के राइट्स, पार्टनर्स की ड्यूटीज और पार्टनर्स की लाइबिलिटीज जो उनके बीच में होती हैं।
इट अवॉइड्स डिस्प्यूट इन फ्यूचर बाय एक्टिंग एज अ प्रूफ, जो मैं आपको कह रहा था कि फ्यूचर के अंदर अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो पार्टनर्स पार्टनरशिप डीड की हेल्प से उस डिस्प्यूट को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में जो टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती हैं स्टूडेंट्स, वो गाइस उसी को देखते हैं और अपने डिस्प्यूट को सॉल्व कर लेते हैं। इट सर्व एज एन एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अगर कोई पार्टनर किसी बात से मुकर रहा है कि नहीं हमारे बीच में तो ये डिसाइड नहीं हुआ, तो जो दूसरा पार्टनर है, जो एग्रीव पार्टनर है, वो कोर्ट में जाकर उस पार्टनरशिप डीड को एज एन एविडेंस भी यूज कर सकता है। दो पार्टनर है ए और बी, ए के लिए सैलरी डिसाइड हुई थी, बाद में बी मना कर रहा है कि नहीं आपके लिए सैलरी डिसाइड नहीं हुआ था, लेकिन वो टर्म एंड कंडीशन पार्टनरशिप डीड में लिखी थी। तो ए क्या करेगा? ए उससे लड़ाई नहीं करेगा, ए कोर्ट में जाएगा, पार्टनरशिप डीड प्रेजेंट करेगा, कहेगा सर ये एविडेंस है, जहां पर हमारे बीच में टर्म्स एंड कंडीशन पहले से बनाई गई थी। कोर्ट उसको देखने के बाद अपना फैसला देगा। तो हम उसको एज एन एविडेंस भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है बात? आगे चलते हैं। सर अगर पार्टनरशिप डील नहीं है तो फिर क्या-क्या प्रोविजंस अप्लाई होते हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में भी हेल्प करेगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इन्हीं प्रोविजंस की हेल्प से हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। तो पार्टनरशिप इन द एब्सेंस ऑफ अ पार्टनरशिप डील, जब पार्टनरशिप डील नहीं है तो हमारे को क्या-क्या प्रोविजंस वहां देखने हैं? The various provisions of the Indian Partnership Act 1932 in the absence of partnership deed are as follows। यहाँ पर आपको कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कि जब पार्टनरशिप डील नहीं होगी तो हमें कौन-कौन से प्रोविजंस यहाँ पर फॉलो करने हैं। देखते हैं पहला पॉइंट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगर पार्टनरशिप डील नहीं है तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा इक्वली होगा। पार्टनर्स हमेशा इक्वली अपने प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, नो इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल। कैपिटल पर कोई इंटरेस्ट पार्टनर्स को नहीं दिया जाए। नेक्स्ट, सैलरी कमीशन टू द पार्टनर्स, नो रेम्यूनरेशन इज टू बी पेड टू एनी पार्टनर। किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी और कमीशन पे नहीं की जाएगी। इंटरेस्ट ऑन एडवांस या लोन्स बाय अ पार्टनर, अगर किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है या पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, दोनों ही केस के अंदर जो इंटरेस्ट है वो 6% पर एनम इज टू बी अलाउड ऑन लोन्स एंड एडवांसेस। अगर कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को लोन देता है, मान लो ए बी सी तीन पार्टनर हैं, ए ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया, तो पार्टनरशिप फर्म उस लोन के ऊपर उस पार्टनर को 6% पर एनम के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट पे करेगी। तो जो पार्टनरशिप फर्म है वो 6% पर एनम के अकॉर्डिंग वहां पर इंटरेस्ट पे करेगी उस पार्टनर को जिसने पार्टनरशिप फर्म को लोन प्रोवाइड किया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं किया जाए। तो यहाँ आपको दो बातें समझनी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज होता है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड या प्रोवाइड होता है। तो जब भी कभी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करेंगे तो वहां पर वर्ड आएगा अलाउड या प्रोवाइड, और जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात होगी तो वहां पर वर्ड आएगा चार्ज। तो हमें क्या याद रखना है कि अगर कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को लोन देता है या एडवांस दे देता है तो पार्टनरशिप फर्म उस लोन और एडवांस पर उस पार्टनर को 6% पर एनम के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट पे करती है। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके बुक्स में दिए गए पहले 4 क्वेश्चंस में काम आए। इफ अ पार्टनर derives any profit for himself or herself from any transaction of the firm or from the use of the property or business connection of the firm or the firm name, he or she shall account for the profit and pay it to the firm। अगर कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप फर्म की कोई प्रॉपर्टी का यूज करता है, पार्टनरशिप फर्म का नाम यूज करता है, या पार्टनरशिप फर्म के अंदर रहने वाले कॉन्टेक्ट जो पार्टनरशिप फर्म के अलग अलग मार्केट में कॉन्टेक्ट है उसका यूज करता है और उसको यूज करके कोई ट्रांजेक्शन करके वो प्रॉफिट अर्न करता है। जैसे मान लो मिस्टर ए बी सी तीन पार्टनर, बी ने पार्टनरशिप फर्म की कुछ एसेट्स को यूज करा और उस एसेट्स को यूज करके एक प्राइवेट ट्रांजेक्शन किसी क्लाइंट के साथ कर ली और मिस्टर बी को उससे प्रॉफिट हो गया। तो जो मिस्टर बी को प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट को वो अकेले नहीं लेगा, उस प्रॉफिट को वो पार्टनर्स के साथ शेयर करेगा।
और उस प्रॉफिट को पार्टनरशिप फॉर्म में लेकर आएगा और अपने ए और सी के साथ जो 2 पार्टनर्स हैं, उनके साथ शेयर करेगा क्योंकि वो ट्रांज़ैक्शन उसने करी पार्टनरशिप फर्म के एसेट्स का यूज़ कर। नेक्स्ट पॉइंट, if a person carries on any business of the same nature and a competition with the firm, he or she shall account for and pay to the firm all profits made by him or her in that business. अगर कोई भी पार्टनर अपनी पार्टनरशिप फर्म जैसा बिजनेस शुरू कर लेता है, उसको कंपटीशन देना शुरू कर देता है, तो पार्टनरशिप एक्ट में लिखा है कि उस पार्टनर को उस बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट्स को पार्टनरशिप फर्म के साथ शेयर करना पड़ता है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। एक और बात, मान लो बेटा 3 पार्टनर हैं ए, बी और सी और एक पर्सन है डी जो इनकी पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन लेना चाहता है एडमिशन लेना चाहता है। तो यहाँ पर तीनों पार्टनर्स को म्यूचुअली एग्री होना पड़ेगा। यहाँ पर तीनों पार्टनर्स को म्यूचुअली एग्री होना पड़ेगा। ए, बी और सी तीनों म्यूचुअली एग्री करेंगे तभी डी को एडमिशन मिल सकता है, वरना नहीं मिल सकता। अगर एक भी पार्टनर यहाँ मना कर देगा कि नहीं साहब हम डी को एडमिशन नहीं देना चाहते, तो डी को एडमिशन नहीं दिया। ठीक है गाइस, तो अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया इसको जल्दी से रिवाइज कर लेना और हो सके तो इन नोट्स की या तो स्क्रीनशॉट ले लें या फोटो ले लें या डिस्क्रिप्शन में जाकर इसको डाउनलोड कर लें। तो हम इसी के आगे नेक्स्ट क्लास में आपको लेके जाएंगे, तो यहाँ तक की बातें आप लोग एक बार रिवाइज करें। ठीक है, बाय गाइस, ऑल द बेस्ट।